नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश नवरात्रि पिक्स में। दरअसल नवरात्रि का आगाज हो चुका है और फेस्टिविटीज का भी रादर आगाज हो चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस पावन पर्व को मनाया जाता है। यानी कि कहीं गरबा खेल के तो कहीं दुर्गा पूजा के जरिए इस त्योहार को हम मनाते हैं। और इस नवरात्रि के 9 दिनों के बाद फिर दशहरा और उसके बाद दिवाली की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो फेस्टिवल का लगातार आगाज़ तो हो ही चुका है और इस फेस्टिवल के आगाज़ में को प्ले करने के लिए हम कोशिश करते हैं अलग अलग माध्यम से जुड़ने की। तो उसमें इस बार ही हम यानी कि स्टॉक्स के ज़रिए आपसे मतलब हमारे जो जानकार होंगे उनसे हम चर्चा करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स पर फोकस किया जा सकता है या वो किन स्टॉक्स के ऊपर दांव लगा सकते हैं इस पावन मौके पर, किन कहाँ पर बेट करना चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्से में कैसे कैसे नवरात्रि मनाया जाता है और क्योंकि इस बार की जो फेस्टिव डिमांड है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है और ईयर बाय ईयर ये डिमांड और बेहतर तरीके से पिकअप करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो आगे चल के कैसे रहेगी ग्रोथ और सिचुएशन कैसी रहेगी, खास तौर से तब जबकि मार्केट ऑलरेडी बॉयंट लेवल पर है, थोड़े हायर लेवल पर है, मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी ऊपरी स्तरों के आसपास ही है और इस बढ़िया तेज़ी के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा चुनाव करना मुश्किल होता है। कौन कौन से शेयरों को चुनना चाहिए, कहाँ पर रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, कहाँ दाव लगाना चाहिए। तो इसी कश्मकश में हम बातचीत करेंगे अपने दोनों जानकारों से। हमारे साथ सनी अग्रवाल सर मौजूद रहेंगे और कुछ ही देर में अमरीश बालिका सर भी मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनफैक्ट अमरीश सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो दोनों ही जानकारों से हम बातचीत करेंगे कि अब वो कहाँ पर बेट करने की राय दे रहे हैं, खासतौर से उस सिचुएशन में जबकि ऑलरेडी मिड कैप स्मॉल कैप बहुत दूर नहीं है अपने हाइस से। अमरीश सर आपको भी नमस्कार और सनी सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत आप दोनों का हमारे खास पेशकश में। तो अमरीश सर, पहली चीज़ तो जो इस समय की सिचुएशन है, फेस्टिवल की हो या इकोनॉमी की हो, थोड़ा सा माना जा रहा है कि बढ़िया डिमांड है। हर बार के कंपैरिजन में फेस्टिवल डिमांड और स्ट्रांगली पिकअप होकर आएगी। 1, वो आंकड़े भी आ रहे हैं कि शादियों का सीजन भी और स्ट्रांग होकर आएगा। 2, दूसरा मार्केट भी ऑलरेडी बॉयंट लेवल पर है, अर्निंग साइड भी शुरू हो चुके हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय पर क्योंकि जो चीज़ आप कुछ दिन पहले 20 के मल्टीपल पर देखते थे वो अब 30 के मल्टीपल पर है, तो ऑलरेडी महंगी साइड पर खड़े हैं। तो ये सिचुएशन कैसे देख रहे हो आप इस फेस्टिवल को, प्लस कैसे देख रहे हो आप मौजूदा सिचुएशन में इकोनॉमी को या बाजारों को? देखिए, यदि लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं देन आई थिंक वी आर क्लियरली इन अप मूव। पर जो इश्यू है आई थिंक इट्स मोर इन द शॉर्टर टू मीडियम टर्म एंड स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में शायद वहाँ एक करेक्शन देखने को मिलेगा हम लोग को। एंड आई थिंक आई मीन ओवर द नेक्स्ट मंथ और 2 हम लोग अच्छा खासा करेक्शन देख सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। इसलिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि विच एवर स्टॉक्स आई एम रिकमेंडिंग टुडे should be bought in tranches। एक साथ पूरा नहीं लेना चाहिए। It is divided into 4 or 5 tranches। आज in fact I mean one can buy possibly 20% now and I mean buy the balance 4 tranches of 20% over the next month and a half, 2 months। नहीं सर, 2 तरह के पक्ष दिखते हैं मार्केट में। एक तरफ तो बाजार में वैल्यूएशन वाला पार्ट थोड़ा महंगा साइड पे, जानकार मानने की लगातार तेजी है, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग सेट ऑफ स्टॉक्स जो कि महंगे साइड पे दिख रहे हैं। दूसरी तरफ लिक्विडिटी फ्लो इतना ज़्यादा है कि 16-16 हज़ार करोड़ की, 15-15 हज़ार करोड़ की SIP पर मंथ आ रही है। तो फंड मैनेजर्स के पास चॉइस भी नहीं है, महंगे को और महंगा जाकर लेना पड़ रहा है क्योंकि कैश पे बैठ नहीं सकते। तो ये भी एक सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। आप किस पक्ष को मान रहे हो? क्या किसी फॉल में कोई महंगी चीज कम महंगी हो तब उसमें एंटर करें? क्या करा जाए इस सिचुएशन में? सुमित, मेरे लिए वो सनी सर के लिए। अच्छा, हाँ। तो नमस्कार सुमित जी, सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। डेफिनेटली अगर हम लिक्विडिटी के लिहाज से बात करते हैं तो काफी स्ट्रांग इनफ्लो है SIP के रूप से। और आपने जो बात कही है बहुत सही कही है कि जब भी मार्केट में एक डीप आता है 300-400 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन दिखता है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को डेफिनेटली अपना फंड डिप्लॉय करना ही है। और रिसेंटली एक आंकड़े भी आए थे कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है तकरीबन उसका इक्विटी कॉर्पस 28 लाख करोड़ का है। अगर मैं उसका 5% भी अगर मानता हूँ कि इंडस्ट्री कैश पे बैठी हुई है तो तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख करोड़ का कैश म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास है। एट द सेम टाइम जो SIP रूट के थ्रू जो फ्रेश इनफ्लो आ रहा है तो लिक्विडिटी काफी है मार्केट में। अगर वैल्यूएशन ऊंचे है फिर भी ऐसा लगता है कि जब भी एक डीप होगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आके अपना पैसा डिप्लॉय करेंगे और इसके चलते
मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई बहुत ज्यादा डीप करेक्शन आएगा, डिस्पाइट ऑफ वैल्यूएशन फेयर होने के बावजूद, या कहीं कहीं काफी कुछ पॉकेट में एक्सपेंसिव भी हो गए हैं। बट ड्यू टू लिक्विडिटी मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई करेक्शन देखने मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ से जिस तरह से अब नतीजे आने स्टार्ट हुए सेकंड क्वार्टर के, तो मुझे कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं लग रही है अगर नंबर्स की बात करते हैं तो। हालांकि सिर्फ अब तक आईटी और बैंकिंग सेक्टर के ही नतीजे आए हैं। ग्रेजुअली अब आज से ऑटो के नंबर आना स्टार्ट हुए। तो और जिस तरह से अब फेस्टिवल का सीजन है आगे, मुझे लगता है कि दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स भी कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म रहेगा कि दिसंबर क्वार्टर के नंबर भी बेहतर रहेंगे। तो मार्केट में कोई ऐसा डीप करेक्शन के आसार नहीं दिखते हैं। मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन के आसार तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब फेस्टिवल है। फेस्टिवल के बाद धीरे धीरे हम वो शादियों की सीज़न की तरफ जाना शुरू करेंगे और डिमांड साइड हमेशा सपोर्टिव रहेगी इस अर्निंग के बाद भी। चले, तो अब नवरात्रि पिक्स की अगर बात किया तो आज हमने इस हिस्से को, इस कार्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा, यानी कि लार्ज कैप पिक्स, मिड कैप पिक्स और स्मॉल कैप पिक्स, क्योंकि हर तरह का जोनर है। तो कहाँ पर वैल्यू है, कहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। अमरीश सर, पहले मैं आप ही से हर बार की तरह शुरुआत करूंगा। तो लार्ज कैप पिक आपकी तरफ से आपने कौन सी चुनी है? मेरा पिक है कंज्यूमर ग्रीव्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। ये इंडिया का लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चरर है। प्रेजेंट है इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, करीब 63% ऑफ रेवेन्यू यहाँ से आता है। लाइटिंग बिजनेस से करीब 16% का रेवेन्यू आता है। एंड दूसरा एक काफी बड़ा पॉजिटिव है दैट दे हैव लॉन्च्ड लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन द लास्ट 5 to 7 years, और करीब 51% ऑफ रेवेन्यू आता है ये न्यू प्रोडक्ट्स से। तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव है। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस जो इन्होंने लास्ट ईयर एक्वायर किया था, ये करीब 16% ऑफ द रेवेन्यू देता है उनको। मार्केट लीडर है डोमेस्टिक फैंस में, जहां इनका मार्केट शेयर करीब 26% का है, और अभी यहाँ प्राइस इंक्रीज भी इन्होंने किया है, तो मार्जिन शुड इम्प्रूव। बिल्ट इन किचन सेगमेंट में करीब 10% मार्केट शेयर कैप्चर करने का इनका फोकस है। एंड दिस मार्केट इज अबाउट 2200 crores, और यहाँ पे आई थिंक आई मीन इट्स क्लियरली ग्रोइंग एट अबाउट 12% कैगर। करीब 4000 चैनल पार्टनर्स हैं और करीब 1,50,000 रिटेलर्स हैं इनके। तो एक्सपेक्टेड पैट कैगर होगा करीब 18% ओवर द नेक्स्ट 3 years। एक्सपेक्टेड ईपीएस है FY25 का करीब 10.5 का, और यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 385 का। 385 के टारगेट्स के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, ये बटरफ्लाई गांधीमती के रीसेंट एक्विजिशन का इंपैक्ट भले 1-2 क्वार्टर आपको नंबर में दिखाई पड़े, लेकिन धीरे धीरे डिमांड साइड स्ट्रांग है, पुराना नाम है, पुरानी पैठ है इस कंपनी की। और क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल की डिमांड अभी सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी पिकअप भी करती है, ये कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो उस लिहाज से भी देखेंगे तो एक फेस्टिव डिमांड का चीयर भी इसको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इसीलिए आपके लिए जो पहला नाम अमरीश सर ने चुना है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, जिसको आप 385 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। सनी सर, अब आपकी तरफ से पहला लार्ज कैप स्टॉक कौन सा होगा? मेरा आज का पहला पिक रहेगा कंज्यूमर सेक्टर से ही, टाटा कंज्यूमर लिमिटेड। बेसिकली कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 900 रुपए है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1100 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। कंपनी के अगर कारोबार की बात करते हैं तो ऑब्वियसली टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, और बेवरेजेस और फूड बिजनेसेस में है। काफी माने वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, टाटा टी, टेटली, टाटा सॉल्ट। रिसेंटली 1-1.5 साल पहले कंपनी ने फूड बिजनेस जो अपना था पूरा ये कंपनी में कंसोलिडेट किया है। और रिसेंटली हमने देखा है कि जो लार्ज कैटेगरीज है जैसे पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स, उसमें टाटा संपन्न का जो एक ब्रांड एस्टेब्लिश किया है कंपनी ने, उसमें काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। एट द सेम टाइम नरिश्को जो इनका जो पेप्सी के साथ जेवी था, उसमें हमने देखा है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें काफी रैपिडली एक्सपेंशन चल रहा है, उसका बेनिफिट हमें आगे जाकर के देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर की जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है दैट इज ऑल्सो वर्किंग वेरी वेल। रिसेंटली हमने देखा कि कंपनी ने एक सोलफुल करके ब्रांड एक्वायर किया था ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, दैट ब्रांड इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। एट द सेम टाइम इनका जो स्टारबक्स के साथ जो जेवी है वो भी ईबिट पॉजिटिव हो गया है तकरीबन, उसमें भी काफी एक अच्छा ट्रैक्शन हमने देखा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी रहेगी अगले 2 साल के लिए। और मेरा ये मानना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है 18 से 20% केगर से ग्रो होगा FY23 से FY25 के बीच में। FY23 में कंपनी ने तकरीबन 1200 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, और मेरा ये मानना है कि FY25 में ये प्रॉफिट बढ़ करके 1600-1700 करोड़ हो जाएगा। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की बात करता हूँ वैल्यूएशन की, तो तकरीबन ये 45 टाइम्स FY25
प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये कंपनी होनी चाहिए। तो एफएमसीजी कंपनी, वो भी हाउस ऑफ टाटा से, आपकी स्क्रीन पर टाटा कंज्यूमर करीब 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। और क्वालिटी एफएमसीजी कंपनी, जिसको मतलब पुरानी कंपनी, और ये बात सही है कि बहुत रिसेंटली अपने फूड कारोबार को कंसोलिडेट किया, मसाले और बाकी टाटा संपन्न में ईदर या फिर जो सोलफुल बिजनेस है उस सबको कंसोलिडेट करके एक यूनिट में लाया। तो ये अपने आप में ही ये कंपनी ने बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन किया है। तो ये अच्छी ग्रोथ, 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको भी देख सकते हैं। अमरीश सर, अब मिड कैप की बारी। अगर मिड कैप पे किसी एक नाम को चुनना हो तो वो आपकी तरफ से कौन सा होगा? जो मिड कैप मेरा पिक है, एथर इंडस्ट्रीज है। मेजर केमिकल मैन्युफैक्चरर है फॉर फार्मा, एग्रीकेमिकल्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग भी इनका एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। काफी प्रोडक्ट्स में ये सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं। 290 प्लस कस्टमर्स हैं इनके अक्रॉस 22 कंट्रीज। बाकी क्लाइंट्स हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। सऊदी अरामको के साथ भी इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है कन्वर्ज पॉलीमर्स टेक्नोलॉजी, तो इसका भी मैन्युफैक्चरिंग जल्दी शुरू होने वाला है। जून में करीब 750 करोड़ का इन्होंने QIP कंप्लीट किया था। दिस इज फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन जो लोग कर रहे हैं। Q1 अर्निंग्स थोड़े म्यूटेड थे, पर लास्ट 5 साल में 44% कैगर दिखाया इन्होंने। रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी लाइक कम हुए हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन शायद आएगा Q3 से। Q2 में शायद नहीं आया, Q3 से आएगा। तो एक्सपेक्टेड EPS है FY25 का करीब 20 का, और इससे मेरा टारगेट बनता है 1000-80 का। ओके, तो एथर इंडस्ट्रीज ये एक और ऐसा नाम है। अमरीश सर, वो कंसर्न तो नहीं दिख रहा ना कहीं हाल की लिस्टिंग का या कोई और ओवरहैंग इसके ऊपर, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, कंसर्न तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टिंग होके काफी दिन हो गए हैं, एंड वी हैव सीन हाईज वहां से करेक्ट भी किया है। सो आई थिंक द ओवरहैंग इज ओवर। तो वो जो ओवरहैंग था आईपीओ का, वो भी खत्म है। और अगर आप कोई नाम मिड कैप से पिक करना चाह रहे हैं तो एथर इंडस्ट्रीज एक ऐसा नाम होता है, इसको आप देख सकते हैं। सनी सर, आपकी तरफ से अब मिड कैप का एक नाम। मेरे तरफ से एक रेलवे सेक्टर से एक स्टॉक रहेगा, वो है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 167 रुपीज है। एट करंट मार्केट प्राइस द मार्केट कैप 35,000 करोड़ का है। मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 190 रुपीज का ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते तो एक सेंट्रल रेलवे पे फोकस करने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी है। बेसिकली इनका जो मेन बिजनेस है, जो रेलवे ट्रैक लेइंग का है, डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट में अक्रॉस द बोर्ड काम कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने वंदे भारत में भी एक कॉन्ट्रैक्ट विन किया था। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो डेफिनेटली इनका जो कारोबार, अगर रेवेन्यू मॉडल है वो मैनेजमेंट फीस से आता है। जितने भी रेलवे के जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं उसमें 9 से 10% इन्हें प्रोजेक्ट की जो अमाउंट है वो फीस के तौर पे मिलती है। कंपनी की जो अगर ग्रोथ ट्रिगर की बात करूं तो कंपनी का ऑर्डर बुक जून क्वार्टर के एंड में तकरीबन 65,000 करोड़ का था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 टाइम्स FY23 सेल्स के मल्टीपल में। तो एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी भी है कहीं ना कहीं। एट द सेम टाइम कंपनी ने काफी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दिया था कि पिछले क्वार्टर में कि इनकी जो ऑर्डर बुक है ये 75,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ की भी हो सकती है आगे जाकर के। एट द सेम टाइम अगर मैं थोड़ा सा और लंबा नजरिया रखूं 2 साल बाद का, तो कंपनी को रिसेंटली एक 120 ट्रेन का वंदे भारत का ऑर्डर मिला है, जो कि अभी ट्रायल पायलट फेज में है, और इसका एग्जीक्यूशन 2 साल के बाद स्टार्ट होगा। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक 2-3 साल चले और उसके बाद जब ये वंदे भारत की ऑर्डर बुक इसमें जुड़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं अगले 3 से 5 साल के लिए काफी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दिखती है रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर बात करें तो। वैल्यूएशन भी डिसेंट है। FY24 पे 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 18%। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। 30% डिविडेंड पे आउट है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो लंबी अवधि के लिए अगर आप कोई स्टॉक चुनना चाह रहे हैं तो RVNL एक ऐसा नाम हो सकता है। जुलाई में 119 रुपए के दाम पर OFS आया था, और OFS के बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी ने मेंटेन की है। आमतौर पे देखा भी गया है कि PSUs इस साल में जितने भी OFS आए उनको अभी भी आउट परफॉर्म करके उनके ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो एक मौका उस समय पर मिला था, लेकिन उसके बाद लगातार तेजी, और अब 190 के टारगेट्स के लिए आपको सनी सर यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय दे रहे हैं। तो RVNL एक ऐसा नाम हो सकता है। तो सनी सर, यहाँ जो कंसर्न था कि लगातार पूरे रेलवेज में तेजी आई है, उसमें ये भी चला है, तो कंसर्न तो इतना नहीं है ना? ये ओवरहैंग तो नहीं मान रहे हो ना आप?
नो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन हो गया है। और अगर मैं बाकी रेलवे कंपनीज के मुकाबले अगर आरवीएनएल को कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ स्टेबल कंपनी है। कंसिस्टेंटली हिस्टोरिकली भी कंपनी ने कंसिस्टेंटली नंबर डिलीवर किए हैं और इनकी जिस तरह से ऑर्डर बुक है मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कंसर्न है। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा कि आरवीएनएल जिस तरह से 50-60 रुपीज से 150-160 की ओर चला है तो अब यहाँ से 3 या 4 गुना होने की एक्सपेक्टेशन कम है। यहाँ से अगर 20-25% रिटर्न की अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 190 रुपए के टारगेट्स के लिए आरवीएनएल पर आप दांव लगा सकते हैं। सनी सर की तरफ से दूसरा पिक आया है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सबसे डिफिकल्ट हिस्सा यानी कि स्मॉल कैप कहां पर वहां बैठ करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोनों जानकारों से जानते हैं। हमारी खास पेशकश नवरात्रि पिक्स और हम बातचीत कर रहे हैं अपने दोनों ही जानकारों से, खासतौर से लॉन्ग टर्म बड़ी लंबी अवधि के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और अब स्मॉल कैप पिक्स के ऊपर। अमरीश सर, स्मॉल कैप सबसे डिफिकल्ट जोनर, क्योंकि यहां पर वैल्यूएशन ही महंगे हैं, सेक्टर भी ऑल टाइम हाई पर है और पिक एंड चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी तरफ से नाम? जो मेरा स्टॉक है वहां पे वैल्यूएशन अभी भी हाई नहीं है। इट्स बीएटेक वाबाग प्रोवाइड करता है कंप्लीट रेंज ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस। करीब 90 पेटेंट्स हैं इनके। डिसैलिनेशन एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मोर देन 2300 प्रोजेक्ट्स इन द लास्ट 30 इयर्स। ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफी अच्छा है, 12,500 करोड़ का है, जो करीब 3x है FY24 का रेवेन्यू का। तो नियरली 1/3 ऑफ द ऑर्डर है। इट इज हाई मार्जिन इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स, तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव है। एसेट लाइट मॉडल है इनका। O&M जो एन्युटी बिजनेस है ये भी ग्रो कर रहा है स्टेडीली। गवर्नमेंट फोकस है जल जीवन मिशन और नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स पे, तो यहाँ से भी इनको काफी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और ESG रेगुलेशंस टाइटन हो रहे हैं, सो डिमांड फॉर वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आल्सो शुड इंक्रीज। तो यहाँ पे मेरा अनुमान है FY25 का जो EPS रहेगा करीब 52 का रहेगा। सो आई एम गिविंग अ टारगेट ऑफ 624 व्हिच इज जस्ट अराउंड 12 टाइम्स। इनफैक्ट वाटेक वबाग डेट में लगातार रिडक्शन और महज 10 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ 3000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप। तो अगर आप स्मॉल कैप में कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ये एक नाम आपकी स्क्रीन पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं। सनी सर, चैलेंज आपके लिए भी है। कौन सा स्मॉल कैप आपने चुना? अनम्यूट कीजिए सनी सर आप। मैंने फिर से कंज्यूमर सेक्टर से एक स्टॉक चुना है, वो है बजाज कंज्यूमर लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 245 रुपीज है। मार्केट कैप 3,500 करोड़ का है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 280 विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो बजाज आलमंड हेयर ऑयल इनका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और रिसेंटली कंपनी ने 2-3 साल पहले नोमार्क करके एक ब्रांड खरीदा था। अगर हम कंपनी के कैटलिस्ट या ट्रिगर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि आफ्टर 8 क्वार्टर के बाद कंपनी ने कहीं ना कहीं वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ देखा है इनके ओवरऑल बिजनेस में। और अब और एक जो बिनाइन रॉ मटेरियल प्राइस एनवायरमेंट है उसका बेनिफिट हमने 1Q में आते देखा और यही बेनिफिट मुझे लगता है कि सेकंड क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहेगा। एट द सेम टाइम कंपनी ने जो इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है आलमंड ऑयल, इसको प्रोडक्ट एक्सटेंशन किया है, आंवला ऑयल, कोको ऑयल में डाइवर्सिफाई किया है। एट द सेम टाइम नोमार्क जो ब्रांड है उसमें भी एक्सटेंशन कर रहे हैं शैम्पू और सीरम में। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब ये नए प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा कंपनी में हमें प्रॉफिटेबिलिटी आते हुए दिखेगी। एट द सेम टाइम सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है काफी रिजनेबल है। मुझे लगता है कि कंपनी सालाना में भी 180 to 200 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी और इसके चलते इसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 17 to 18 टाइम्स है। एट द सेम टाइम कंपनी कैश रीच है, 500 करोड़ का कैश कंपनी के बैलेंस शीट पे है। तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट वैल्यू बेट है विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। सनी सर, मेरी अगर याददाश्त सही है तो शायद ये FMCG का सबसे सस्ता स्टॉक है मल्टीपल के हिसाब से और HUL के बाद ही शायद सब डेट फ्री इकलौती कंपनी है जो किसी के ऊपर या तो मिनिमम डेट है या डेट फ्री है, ऐसा है ना कुछ? या तो डेफिनेटली अगर मैं सभी ऑपरेटिंग मेट्रिक पे देखूं तो डेफिनेटली वन ऑफ द चीपेस्ट कंपनी है। कैश सबसे ज्यादा है बुक्स पे, वैल्यूएशन में काफी चीप है। हालांकि पिछले 2 सालों से मतलब अगर मैं FY23 और FY22 की बात करता हूं तो हमने इसमें काफी एक वीक परफॉर्मेंस देखा था, ग्रोथ नहीं आ रही थी कंपनी में। और अब जब फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा कि इसमें अब ग्रोथ आना स्टार्ट हुई है तो अब सीडीज को अब अप्रिशिएट रिकॉग्नाइज कर रहा है।
डेफिनेटली इसका एक लो मल्टीपल होने का कारण ये भी रहता था हिस्टोरिकली कि एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी मानी जाती थी, आलमंड हेयर ऑयल के ऊपर इसका सेल डिपेंडेंट था। बट अब जिस तरह से कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, मुझे लगता है कि अगर कंपनी नंबर्स पे डिलीवर करेगी तो ग्रेजुअली इसमें पी रेटिंग हमें देखने मिलेगा। तो अब तक ये बात सही है कि ये सिंगल मल्टीपल पे इसको या लोअर मल्टीपल पे इसलिए रखा जाता था क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट को ये डील करती थी, लेकिन करीब 20-22 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है प्रेजेंट में, और अगर फॉरवर्ड लुकिंग देखें तो 17-18 का मल्टीपल एक्सपेक्टेड है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 2 से 2.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड के साथ ये स्टॉक कामकाज करता है एफएमसीजी स्पेस में। तो इस लिहाज से भी कंज्यूमर अगर आप स्पेस में ढूंढ रहे हैं तो ये स्टॉक ही हो सकता है। सनी सर, बड़ा मासिवली बेट किया आपने इस सेक्टर पे, पहले क्रॉम्पटन फिर बजाज, ऐसे क्या कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी अभी भी आपको अच्छी लग रही है क्या इस स्पेस में, या फेस्टिवल चीयर है? या डेफिनेटली कंजम्पशन जो है इंडिया की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। ग्लोबली कहीं भी कुछ भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जो बेसिक स्टेपल और जो बेसिक आइटम है उसकी कोई डिमांड में कमी आने वाली है। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ जहाँ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, बेटर टू स्टिक टू डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज, और जैसे जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज क्लियर होगी मे बी उसके बाद हम लोग ग्लोबल सिक्लिकल्स पे फोकस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सेफ बेट है कंजम्पशन, अगर मैं इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को, कंजम्पशन स्टोरी को एनकैश करना चाहूँ तो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी को ज्यादा प्ले किया सनी सर ने। इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर और बजाज कंज्यूमर 2 नाम उन्होंने चुने हैं अपनी तरफ से। तो एक एक करके वो तमाम शेयर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कौन कौन से शेयरों पर हमने आज चर्चा की है। तो लार्ज कैप पिक अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं तो दोनों जानकारों के हिसाब से क्रॉम्पटन कंज्यूमर और टाटा कंज्यूमर, ये 2 नाम हैं जिनको आप दांव लगा सकते हैं लार्ज कैप स्पेस में। बजाज अगर मिड कैप स्पेस में जाना चाह रहे हैं तो RVNL और एथर इंडस्ट्रीज, ये ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। और अगर आप स्मॉल कैप स्पेस में पिक करना चाह रहे हैं तो बजाज कंज्यूमर और वाटेक वबाग, ये 2 नाम हैं जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। तो ये 6 नाम जिनको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनी सर आपका भी, और साथ साथ अमरीश सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और एक बार फिर से आप दोनों को और आपके परिवार को फेस्टिविटीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।